के ऊपर कोई रोक नहीं है। और यदि आपको लगता है कि नहीं सर ने गारंटी ली है और हमारा करा करके देंगे, तो आपका जो सिलेबस कार्ड आपको दिया गया है उसमें आप टिक कर दीजिए। आपको धीरे जैसे जैसे बड़ी बड़ी चीजें थी, बड़े बड़े लेसन थे, जैसे संविधान बड़ा लेसन था, आपकी चीजें बढ़ती जा रही हैं। छोटी छोटी चीजें लास्ट के लिए बची हैं, वो हम लास्ट तक करा देंगे आपकी। पहले नवंबर में आपका टेस्ट है वन विभाग का। वन विभाग में ना तो रीजनिंग आना है ना अभी हिंदी आना है। रीजनिंग रोक के रखी गई है, हिंदी रोक के रखी गई है, इसलिए क्योंकि नवंबर में सबसे पहले एग्जाम आएगा आपका वन विभाग का। जैसे ही नवंबर में वन विभाग का एग्जाम हो जाएगा, आपकी गणित हो जाएगी, आपका जीके हो जाएगा। इसके बाद पटवारी का एग्जाम या एसआई का आएगा, तो अपने पास हिंदी बचेगी और रीजनिंग बचेगी। सो अपन सारी एफर्ट काय में लगाएंगे, हिंदी में और रीजनिंग में। ओके, आप अपना काम करते रहिए, डेली क्लास अटेंड करते रहिए। अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, माहौल अच्छा बना रहे हैं, तो कोर्स की दिक्कत आप मत लीजिए, वो टेंशन हमारी है। हमने आपको सिलेबस कार्ड भी दिया है, आप चाहें तो अपने रजिस्टर में नोट करते जाइए सर ने क्या क्या बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए कहा गए थे 20 नंबर लेक्चर पे निर्वाचन। अच्छा, निर्वाचन की कहानी हमने आपको एक सरसरी निगाह से हमने आपको बता दी थी। है आपको याद कि निर्वाचन आयोग पहले एक सदस्य था, फिर यही बात नहीं चाहिए हमको, यही बात नहीं चाहिए हमको, हमने मरियल आवाज नहीं चाहिए हमको। कितने सदस्य? हाँ या ना? हम एक फिर आपसे कहते हैं, आपका हमने 7 से 8:30 आपको टाइम दिया, बेटा भरोसा रखिए 1.5 घंटे में हम आपको 6 घंटे बराबर बढ़ा देंगे आपको। और रिवीजन आपका हो जाएगा 8:30 के बाद वाला मैटर। लेकिन जब ये तैयारियां तब होती है जब स्टूडेंट और टीचर कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करता है। और अगर केवल टीचर मजदूरी करे तो स्टूडेंट कहीं नहीं पहुंचता। समझ में आ रही हो? चलिए अब कल की कहानी को जल्दी से रिवाइज करिएगा। आप बताइए, हमने क्या आपसे बताया था कि चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से एक अलग निकाय है और इसका संविधान में उल्लेख है, इसलिए यह संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक इन द सेंस संविधान में उल्लेख, हाँ या ना? एक स्थायी है, स्वतंत्र निकाय है, यानी इस पर किसी का जोर जबरदस्ती, इस पर स्वतंत्र क्यों लिखा है? क्योंकि इसके निर्णय बिल्कुल कार्यपालिका से और विधायिका से अलग हैं। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति डायरेक्ट इसे हटाने के लिए हमें लोकसभा का और राज्यसभा का 2/3, हाँ या ना? चलिए, भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 300 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। कोई नई बात, ऐसी कोई बात जो हमने आपको ना बढ़ाई हो? अच्छा बढ़िया माहौल बनाया, क्लियर है? चलिए, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1900, क्लियर है? जबकि हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1900, यानी संविधान लागू होने के जस्ट एक दिन, हाँ या ना? इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अरे क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि संविधान लागू होने के जस्ट एक दिन, ओके। पहले कितने सदस्य था, अब कितने हैं? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी के 2 निर्वाचन आयुक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग की संरचना, निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है। निकाय इन द सेंस संस्था है। पहले कितने सदस्य थे? जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त तथा 2 सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसमें शपथ का कोई प्रावधान? निर्वाचन आयोग के शपथ किसी कोई नहीं दिलाता, ना इन्हें शपथ देने की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन अगर इनकी बात आए त्याग पत्र की, तो ये त्याग पत्र देते हैं किसे? राष्ट्रपति को। क्यों? इनकी नियुक्ति कौन ने करी? हाँ या ना? नहीं बढ़ना बेटा, नहीं बढ़ना है। फिर आपकी आवाज को और माहौल को क्या हो जाता है?
आप आधे से ज्यादा समय खर्च कराते हो, एनर्जी खर्च कराते हो आपको धक्का देने में। और अगर ऐसे लड़के लड़कियां जिन्हें नींद आ रही है वो घर चले जाएं। डंडा दो जरा, डंडा निकाल के रखो, वो रखा पीछे आपको, छोटा वाला दो, बहुत लंबा है। देखें, वर्ष 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्य था, कितना? और 1989 के बाद इसमें कितने सदस्य हो गए? अच्छा, एक बात और है, इसके मुख्य को हटाना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो तो संविधान में उल्लेख है कि 2/3 सदस्यों से कायम है संसद में, बाकी के 2 अन्य अगर आयुक्तों को हटाना हो तो उनके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा चाहिए। तो उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने सीधे हटा देगा। कोई डाउट है? एक एक बात को ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये 2-2 बातें कैसे आपको लग रही हैं। मान के चलिए आप 63 साल के हैं, कितने साल के हैं? और आपको निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया तो आप मात्र 2 साल ही रह पाएंगे, क्योंकि अधिकतम कब तक है? लेकिन मान के चलिए आज आप 55 साल के हैं, कितने साल के हैं? और आपको निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया तो ज्यादा से ज्यादा आप 6 साल, हाँ या ना? यानी दोनों लिमिट जो भी पहले हो उसे काउंट किया जाएगा, या तो 6 साल या पक्का। ये कार्यकाल है। त्याग पत्र कैसे देंगे? मजा नहीं आ रहा यार। ओके, इनको दूसरी कक्षा जैसा माहौल बना दो बिल्कुल। चलिए, अब राष्ट्रपति को शपथ, इनका शपथ का कोई प्रावधान आया ना? निर्वाचन आयोग के शपथ का कोई प्रावधान? निर्वाचन आयोग को पद से हटाने का प्रावधान बता चुका मैं। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन अगर अन्य आयुक्तों को हटाना है तो उनके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा चाहिए। हटाएगा कौन? क्लियर है? चलिए, भारत में निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता है, यानी राष्ट्रपति की इच्छा से उन्हें हटाया नहीं जा सकता। क्लियर है? ये सब बता दिया। निर्वाचन आयोग के कार्य, कल हमने कार्य बढ़ाए थे, कल कार्य सुनाए थे। एक तो परिसीमन आयोग बनता है, वो निर्वाचन आयोग से ही बनता है। सीमा तय करना, मतदाता सूची तैयार करना, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, आचार संहिता तैयार कराना, नहीं बताया था। चलिए देखें, क्योंकि ये संसद के चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभा के चुनाव कराना भारतीय निर्वाचन आयोग का काम है, लेकिन पंचायत चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम, ये काम है राज्य निर्वाचन आयोग का। कहेगा? ये समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। राज्यों में होने वाले पंचायतों और निगम चुनाव से चुनाव आयोग का कोई संबंध हो, इसके लिए अलग से क्या है? राज्य निर्वाचन। सच बताइएगा, बारीक बातें हमने बताई हैं या नहीं बताई हैं? ये पढ़ने का तरीका होता है। हमने कहीं आपको लाइन चुरा के तो नहीं बताई कि यहां लिखिए, लाइन फेर दी हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। चलो, चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन के चुनाव आयोग की शक्ति व कार्यों की 3 श्रेणियां विभक्त हैं। क्या क्या शक्ति? प्रशासनिक कार्य, सलाहकारी कार्य, अर्ध न्यायिक कार्य। अब ये देखो, प्रशासनिक कार्य क्या है? जब चुनाव आयोग चुनाव करवाता है तो अपने आप में एक प्रशासन है, उसी के आदेश सारे में काम करते हैं। अब ये आचार संहिता काम कर रही है, आचार संहिता लगी अपने, तो आदेश केवल किसके चलते हैं? निर्वाचन आयोग के। सारे अधिकारी किसकी बात मानते हैं? तो प्रशासन हो गया। ये क्या हो गया? सलाहकारी। राष्ट्रपति को सलाह मांगे जाने पर निर्वाचन आयोग सलाह भी देता है। किसको? राष्ट्रपति को। सुन रहे हो? ये लिखा अर्ध न्यायिक कार्य, यानी निर्वाचन आयोग अपने आप में अर्ध न्यायालय है।
आप किसी की शिकायत करते हैं तो वो सुनवाई कर सकता है, उसे सम्मन्स जारी कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है, यहां तक कि गिरफ्तारी वारंट तक जारी, सुन रहे हो? तो ये चीज, चुनाव तिथियों का निर्धारण, चुनाव कितनी तारीख को होगा ये निर्धारण करना चुनाव आयोग का काम है। यानी न इसका राष्ट्रपति का काम है, न किसी अध्यक्ष का काम है, न मंत्री का काम है। चुनाव की तारीखें तय करना किसका काम है? हाँ या ना? ये बहुत बारीक क्वेश्चन आता है। लोकसभा के चुनाव की तारीख तय करना, तारीख तय करना किसका काम है? याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति। चलिए, संविधान पीठ के अनुसार चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेष अधिकार है। जिस तरीके से न्यायालय का अधिकार है न्याय करना, उसी तरीके से निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव कराना। इसीलिए चुनाव कराने के दौरान जब तक चुनाव संपन्न हो नहीं जाता तब तक न्यायालय बीच में नहीं आ सकता। हाँ, ये बात अलग है, चुनाव संपन्न होने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तब आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान आप न्यायालय नहीं जा सकते। समझ में आ रही बात? चलिए, निर्वाचन आयोग ही चुनाव की तिथियों का निर्धारण करने वाली, कोई और डेट तय नहीं करेगा। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, देखो जरा, एरिया तय करना, चाहे वो आपका वार्ड मेंबरी का चुनाव हो, चाहे आपका विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जो एरिया तय करते हैं उसके लिए एक आयोग बनाया जाता है, परिसीमन आयोग। क्या बनाया जाता है? तो देखें आप, परिसीमन आयोग में निर्वाचन आयोग को चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट कौन तैयार कराता है? निर्वाचन आयोग। कौन तय कराता है? समझ में आ गई बात? चाहे कोई वोटर लिस्ट हो, विधानसभा के चुनाव की हो, राष्ट्रपति चुनाव की हो, उपराष्ट्रपति चुनाव की हो, ये कराएगा भारत का निर्वाचन आयोग। आपके ग्राम पंचायत के चुनाव की मतदाता सूची ये तय कराएगा कौन? हाँ या ना? चलिए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, अगर आपको कोई नई पार्टी बनाना है, उसका चिन्ह जारी करना है, तो राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराना और पार्टियों को या निर्दलीय व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए चिन्ह जारी करना किसका काम है? निर्वाचन आयोग का। किसका? क्लियर है? देखो, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसे पूरे भारत में प्रयोग कर सकता है। जैसे आपने देखा, कांग्रेस का पंजा है, हाँ है ना? जनता पार्टी का कमल है, आप पार्टी की झाड़ू है, हाँ है ना? तो ये जो चिन्ह आवंटित किए हैं वो किसने किए हैं? निर्वाचन आयोग ने। कौन ने? निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को चुनाव की, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। सुन रहे हो बेटा? रिवाइज करते जाना हमारे साथ में, पेपर में ये चीजें आएंगी। हम हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हम खास तौर पर गांव देहातों के बच्चों से कहेंगे वो लगन के साथ पढ़े, सिलेक्शन आपका ही होगा। शहर के ज्यादातर बच्चे हिसाब किताब में लगे रहते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। गांव देहात के बच्चे हमेशा ज्यादातर लगे रहते हैं कि हमारे गुरु ने जो कहा है वो पढ़ना है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी उन्हीं की निकल के सामने आती है। आप तो केवल ये सुने कि सर ने क्या पढ़ने को दिया, हमें रिवीजन करना है, बस सारा हिसाब किताब सर पर छोड़ दे। देखें, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह यानी हमेशा के लिए रिजर्व, कांग्रेस के लिए पंजा रिजर्व कर दिया, नहीं कर दिया? आगे, उम्मीदवारों को खर्च करने की राशि निश्चित करना कि आप इतना ही चुनाव में खर्च कर पाएंगे, इससे ज्यादा। चलिए आगे, वेतन। अब देखो जरा, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का जो वेतन है वो तय करेगी संसद कि उन्हें वेतन कितना मिलेगा, भत्ता कितना मिलेगा, ये तय कौन करेगी? तो चुनाव आयोग को जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा भारत की संसद निधि से। कैसे? तो पेंशन भी कैसे मिलेगी? भारत की
और एक बात और है, भारत का निर्वाचन आयुक्त एक बार रिटायर होने के बाद भारत के अंदर किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। देखें, मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी इनकी वेतन कभी कम नहीं की जा सकती। संसद इनकी वेतन को बढ़ा तो सकता है लेकिन घटा, लेकिन फिर वही बात, अगर वित्तीय आपात लग जाए, क्या लग जाए, तो ऐसा भी किया जा सकता है। चलो, निर्वाचन संबंधी न्यायालय को हस्तक्षेप। अनुच्छेद 229 के तहत निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, एरिया बांटना, आवंटन में संबंधित मामलों में न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि कोई वार्ड छोटा है कोई वार्ड बड़ा, इस पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। परिसीमन करना, चुनाव की तारीखें तय करना, यह निर्वाचन आयुक्त का विशेष अधिकार है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया के प्रारंभ होने तथा समाप्त होने तक चुनाव संबंधी मामलों पर न्यायालय की अधिकारिता वर्जित होगी। ये हम पहले बता चुके, चुनाव से लेकर चुनाव समाप्त होने तक। हाँ, चुनाव समाप्त हो गया, अगर आपको क्या लग रहा है कि क्या गलत हुआ है वो आप बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव के प्रकार। चुनाव के प्रकार, आम चुनाव एक शब्द कहलाता है आम चुनाव। आम चुनाव दो शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा। खासतौर पर लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव कहलाते हैं आम चुनाव। क्या कहलाते हैं? सुन रहे हो? लेकिन वहीं पर यदि सरकारें गिर जाएं और दोबारा नए चुनाव, जैसे लोकसभा भंग हो जाए तो नई लोकसभा का गठन करना पड़े बीच में, तो इसे कहते हैं मध्य अवधि चुनाव। क्या कहते हैं? लेकिन कुछ लोग इस्तीफा दे दें, कुछ लोग 2, 4, 10, 20, और उसकी जगह नए चुनाव हो, तो इसे कहते हैं उपचुनाव। क्या कहते हैं? क्या हो गया? पूरा तबीयत खराब है, सरेंडर कर दो। क्या दिक्कत है? जाना है? हाँ, देखें, मध्यावधि चुनाव हम बता चुके, उपचुनाव हम बता चुके। स्नैप पोल देखो जरा, संसद तथा राज्य विधानसभा को एकाएक भंग करके, देखो अचानक भंग करके कराए गए चुनाव को स्नैप पोल कहते हैं। हाँ या ना? चलो, विवादों का निपटारा। फिर वही सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई संबंधित आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव, इनसे संबंधित कोई विवाद है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और यदि आपके विधानसभा से संबंधित कोई विवाद है तो उसे हाई कोर्ट भी सुन सकता है। समझ में आ रही बात? चलिए, राष्ट्रपति पर संबंधित विवादों का निपटारा सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा। मतदान की न्यूनतम आयु देखो जरा, पहले कितनी थी? 21 वर्ष। पहले कितनी थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसे आपको याद रखना ही है। 61वें संविधान संशोधन, 61वें कब हुआ? 1900। हाँ या ना? मतदान न्यूनतम 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? एक बार से लिख के देख लो जरा ताकि याद रहे। 61वां संविधान संशोधन 1988, पेन चला के देख लिया करो थोड़ा सा। 61वां संविधान संशोधन 1988, चलिए, परिसीमन आयोग बता चुके हम आपको कि इस परिसीमन में पहली बात तो निर्वाचन आयोग के सभी सदस्य रहेंगे। परिसीमन आयोग कोई संवैधानिक संस्था, एक्चुअली इसका संविधान मूल्य नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग इसका निर्माण करता है। परिषद देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो समस्त राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त सदस्य होते हैं। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के बाद लोकसभा क्षेत्रों को निर्धारित किया जाता है, लेकिन फिलहाल प्रावधान किया गया है कि 2026 तक, ये गलत हो गया, 2006 तक लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक्चुअली सीटों की संख्या में परिवर्तन 2026 तक की लिस्ट है। कहां तक के लिए? तो यहां पर 2026 कर लीजिएगा, ठीक है। परिसीमन आयोग का गठन 1952 में, ठीक है। चलो, अच्छा एक बात, अब किसी दल को
यदि अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो क्या शर्तें हैं, ये हमने आपको कल बताया था कि उसे न्यूनतम 6% वोट, वो जीते या हारे अलग बात है, कम से कितने परसेंट, और या फिर उसे अलग अलग राज्यों में 4 सीटें जीतकर आना होगा। कितने सीटें? लोकसभा के आम चुनाव, राज्य विधानसभा के चुनाव में कहीं भी 4 अथवा इससे अधिक राज्यों में कुल डाले गए मतों का 6%। कितने परसेंट? और अथवा किसी एक राज्य अथवा अधिक राज्यों में 4 सीटें जीतना जरूरी होंगी, यानी या तो कम से कम 4 सीटें जीता है, और अगर वो 4 सीटें ना जीत सके, एक भी सीट ना आए, तो कम से कम 6% वोट उसे मिलना। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलिए। चुनाव चिन्ह, ये सब आम चुनाव में देखो, ये 3% सीटें छोड़िए। क्षेत्रीय दल यानी लोकल, राज्य वाले दल, राज्य वाले दलों का भी ऐसा ही है। याद रखिएगा, क्षेत्रीय दलों का रजिस्ट्रेशन भी आपके राज्य निर्वाचन आयोग में नहीं होगा। कहां होगा? समझ में आ रही बात? वहां होगा, और उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा यदि उसे क्षेत्र में 6% वोटें मिल रही हैं। चलिए अब ये मुद्दे की बात पर आते हैं। ये दल वगैरह बहुत दिए हैं कि ब्रिटिश में ऐसा होता है, भारत में निर्वाचन प्रणाली देखो जरा, 2 प्रकार की पद्धतियां अपनाई गई। लोकसभा राज्य विधान फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है। इसका मतलब सीधा सा है कि चुनाव जो होते हैं वो एक वोट भी अगर आपको एक्स्ट्रा मिल जाए तो आप जीत जाते हैं। नहीं आ रही बात में? आ रही है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ओवरऑल देखा जाए कि किसी पार्टी को मतदाता ज्यादा मिले, ठीक है ना, लेकिन उसकी सरकार नहीं बन पाती। अपने यहां पर क्या होता है, एक वोट भी किसी को एक्स्ट्रा मिल जाए, एक वोट, सुन रहे हो, तो इसे कहते हैं फर्स्ट सिस्टम। समझ में आ रही बात? चलो, यह सिस्टम भारतीय राज्य व्यवस्था लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए यह प्रणाली अपनाई जाती है, जिसके अंदर पूरे देश को जनसंख्या के चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है। उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। जो उम्मीदवार सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, भले ही वह डाले गए कुल मतों के आधे से कम हो। सुनो जरा कैसे। यहां क्या होता है, मान के चलिए 10 लोगों ने चुनाव लड़ा, उस गांव में 100 वोट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो सारे लोग वोट डालने जाएं या ना जाएं, अगर एक आदमी को 11 वोट मिल गए, एक आदमी को 9 मिल गए, एक को 5 मिल गए, ये 11 वाला जीत जाएगा, जबकि गांव में वोटर कितने थे? 100। इसीलिए मैंने आपको एक दिन नोटा का महत्व समझाया था। कई सारे लोग नोटा पर दबा कर आ जाते हैं, जबकि भारत में नोटा का मशीनों में प्रावधान तो रख दिया गया, लेकिन उसका सार कुछ नहीं निकाला गया। समझ में आ रही बात? इसलिए यहां नुकसान हो जाता है, आपके नोटा दबाने का यहां नुकसान हो जाता है। समझ में आ रही बात? ये सिस्टम है। जबकि 100 में से मिली कितनी, उसे मिली कितनी? 10%, लगभग 10% वोट मिली, लेकिन फिर भी वो गांव का सरपंच या विधायक बन सकता है एरिया का, क्योंकि उसे एक वोट एक्स्ट्रा है। समझ में आ रही बात? चलिए, इस व्यवस्था की सबसे बड़ी सीमा यह है, ये केवल तुलनात्मक बहुमत का अध्ययन रखा जाता है। अतः कई बार किसी चुनाव में बड़े मतों को 35% से 40% मत पाने वाला प्रत्याशी भी विजेता घोषित कर दिया जाता है, जबकि जो पार्टी ज्यादा मत लेकर के आती है, पता चला उसका प्रत्याशी जीत नहीं पाया। जैसे ओवरऑल पूरे भारत में जोड़ा जाए कि कांग्रेस को कितने वोट मिले, पता चला कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा निकला, जबकि बीजेपी का वोट बैंक कम निकला। लेकिन दिक्कत यह है कि उसके प्रत्याशियों ने ज्यादा वोट ले लिया, गिनती में ज्यादा ले लिया, वो जीत गए। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे प्रत्याशियों का जोड़ा जाए तो पता चला कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा निकला, उससे पार्टी में नहीं आया, जबकि जिनका कम था वो चुनाव जीत गए। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? चलिए आगे देखते हैं। एकल संगठन, ये हम आपको बता चुके हैं। इसका उपयोग हम ज्यादातर राष्ट्रपति चुनाव में करते हैं। एक ही मतपत्र में सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं, हम एक नंबर देते हैं। अच्छा, वोट का भी एक वैल्यू नहीं होता, इसके पीछे कितनी जनता है उसका वैल्यू होता है।
समझ में आ रही बात? चलो, तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। सूची व्यवस्था, मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन आयोग की पद्धति, ये सिस्टम हम आपको पढ़ा चुके हैं। सूची पद्धति ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। चुनाव के प्रकार, आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव, उपचुनाव, ये भी हम आपको बता चुके हैं। आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव, उपचुनाव, ठीक है। अच्छा, ये बात, अब चुनाव सुधार संबंधी समितियां, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये आपके एसआई हो पटवारी में एक क्वेश्चन यहां से बारीक आता ही है कि किस समिति का संबंध किस कार्य से है। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था में आएगा बैंकिंग सुधार समितियां, सही है। और यहां पर आएंगी पटवारी और एसआई में आएंगी चुनाव सुधार समितियां। क्या आएंगी? देखें आप, जैसे तारकुंडे समिति और जेपी समिति, ये गैर सरकारी समिति थी। इसका काम क्या है? यानी चुनाव जैसे हो रहे थे उसमें नए नए सुधार लाना। अगला क्या है? दिनेश गोस्वामी समिति। क्या आवाज नहीं आ रही? बोहरा समिति, अपराध और राजनीति के बीच सांठगांठ की जांच करना कि कितने अपराधी मिलकर चुनाव जिता रहे हैं, अपराध का और राजनीति का क्या संबंध है, इसे याद करना है। सुन रहे हो? दिनेश गोस्वामी समिति का में चुनाव सुधार, बोहरा समिति अपराध हो, इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव खर्च, कि कहीं कोई प्रत्याशी जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च वो नहीं कर रहा, पैसा बांट तो नहीं रहा है, लोगों को भोजन तो नहीं करा रहा पार्टियां करा, तो ये चुनाव खर्च से संबंधित कौन सी आवाज नहीं आ रही है। और ये आपको याद करना है। यहां हम बता सकते हैं, आगे मर्जी आपकी है। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बीमार हो? अगर बीमार हो, लड़कियां ज्यादा बीमार है। देखें, तनख्वाह समिति, चुनाव कानून है, चुनाव सुधार से संबंधित जेएस वर्मा समिति, आपराधिक कानून में संशोधन। और ये देखो, निर्वाचन आयोग चुनाव सुधार, विधि आयोग चुनाव, राष्ट्रीय आयोग, चेलैया आयोग, संविधान। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अब इनने क्या सुधार किए? जैसे देखो, वोट देने की आयु घटा दी, हाँ या ना। प्रस्तावक की संख्या में वृद्धि कर दी, पहले कम प्रस्तावक चाहिए पड़ते थे, अब हाँ या ना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई, मतदाता फोटो, पहले क्या होता, नाम बल लिखा रहता था, दूसरा वोट डालने आ जाता था, लेकिन अब कहा गया उसमें आपकी फोटो भी लगी है। बूथ कब्जा, बूथ कब्जा का मतलब होता है, आपने देखा होगा पहले ये चीजें होती थी कि किसी कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट रंगदार है तो उसके लोग गुंडे जाते थे, सारा जहां पर वोटिंग डलती उसे बूथ कहते हैं, उसे जाके घेर लिया जाता था और वहां पर क्या किया जाता था कि लोगों पर दबाव बनाया जाता था कि आप इसी पर वोट डालेंगे, दूसरे पर वोट, या पेटी ही उठाकर ले जाते थे और पता चला कहीं और से वोट डाल के ले आए और पेटी जमा कर दी। तो ऐसी घटनाओं को बूथ कैप्चरिंग कहा जाएगा। और अगर बूथ कैप्चर हो गया, कब्जा कर लिया, तो वहां का चुनाव निरस्त कर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एक सुधार ये हो गया। राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून, यदि किसी प्रत्याशी ने अपने चुनाव के चक्कर में राष्ट्रीय गौरव यानी राष्ट्रीय झंडे, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान आदि का अनादर किया तो उसे अयोग्य घोषित, हाँ या ना। चलिए, चुनाव प्रचार की अवधि में कमी। पहले क्या हो गया, महीनों चुनाव प्रचार होता था, अब एक लिमिट है कि आपको 10 से 15 दिन मिलेंगे, इतने दिन ही आप चुनाव प्रचार कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना। अब देखिए, आप चुनाव और अच्छे से अच्छा कराया जा सके, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने हर विभाग के कर्मचारियों को बुलाना शुरू कर दिया ताकि अच्छे से अच्छी टीम बन सके और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव कराए जा सके। आगे, राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता, वो अनर्गल साधनों का उपयोग ना करें और लोगों से यदि वो कलेक्शन करना चाहते हैं, चंदा मांगना चाहते हैं, तो चंदा ले सकते हैं। हालांकि इसकी एक लिमिट है कि आप हर आदमी से कितना चंदा ले सकते हैं।
विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट देने का अधिकार, अगर कोई भारत का व्यक्ति है, उसने भारत की नागरिकता नहीं त्यागी है, भारत की मतदाता सूची में उसका नाम है, तो बाहर रहकर भी भारत के लिए वोट कर सकता है। नोटा का विकल्प शुरू किया गया, लेकिन जैसा हम आपको बता दें, नोटा में सीधा प्रावधान है कि जितने लोग खड़े हैं, हमें उनमें से कोई पसंद नहीं है, हमें एक थर्ड है, लेकिन लोगों ने इसे खेल बना लिया। ये बटन तब दबाना चाहिए जब आपके पास प्रत्याशी कोई पसंद का ना हो, तब नोटा दबाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, शौक बना लिया हम तो नोटा दबा के आएंगे। इसका कोई मतलब, नोटा अभी हाल मान के चलो, लोटा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके नोटा दबाने से उस प्रत्याशी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो तो जिसके वोट ज्यादा निकलेंगे वो चुनाव जीतेगा। वोटर वेयर आइडेंटिटी ट्रेल देखिए जरा, जेल या पुलिस हिरासत में रहा व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। ईवीएम मतपत्रों पर उम्मीदवारों की फोटो लगे रहना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप लीक नहीं कर सकते। जब तक परिणाम नहीं आ जाए तब तक आप परिणाम पहले से बता नहीं सकते। ठीक है, चलिए अब वोट दें, ये सब बढ़ा चुके हम सीधे, वोटिंग मशीन, फोटो पहचान पत्र, ठीक है ना। अब आपका इसका बूथ कैप्चरिंग, राष्ट्रीय गौरव का अनादर करना, चुनाव ड्यूटी, चंदा, ये सब हम बता चुके हैं आपको। ये देखो आप, भारत में दलीय व्यवस्था, देखिए वर्ल्ड में क्या है, 3 प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं हैं। कई देश ऐसे हैं जहां पर एक ही दल है, वही चुनाव लड़ता है, वही चुनाव जीतता है। दूसरा, कई देश ऐसे हैं जहां पर मात्र 2 दल हैं, एक दूसरा, दोनों चुनाव लड़ते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जो बहुदलीय प्रणाली है, यानी यहां पर बहुत सारी पार्टियां हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां कोई समझाने की बात तो है नहीं। चलिए, ये सारी चीज दलीय प्रणाली, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सुधारवादी, ये अलग अलग दल हैं। प्रतिक्रियावादी, किसी का काम है किसी चीज पर प्रतिक्रिया देना, जैसे आपने संगठन सुने होंगे, जैसे आप कई सारे दलों के साथ एक दबाव समूह भी होते हैं। जो बीजेपी के साथ आपने सुना होगा आरएसएस, इसका काम है कट्टर हिंदूवादी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, और ये अपना दबाव कहां बनाता है, बीजेपी पर। कई बार तो कई सारे दबाव समूह भी कहलाते हैं, जो उस पार्टी से जुड़े होते हैं, उनकी विचारधाराओं को क्लियर करते हैं। ऐसी कांग्रेस में भी है सेवा दल। समझ में आ रही बात? तो ऐसी चीजें छोड़े, बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, ये मान्यता देना हम आपको बढ़ा चुके। देखो 6% राज्य स्तरीय मान्यता देना, देखो राज्य में 2 स्थान प्राप्त करे अथवा 6% वोट ले आए। दल परिवर्तन कानून हम आपको बढ़ा चुके हैं। हमने आपको दल परिवर्तन बताया था कि यदि कोई व्यक्ति एक दल से जीत कर आता है लेकिन वोटिंग किसी और दल के लिए कर देता है तो उसे दल बदल माना जाएगा, और इसके लिए उस सदन का अध्यक्ष उसकी जो पद है उससे उसे बर्खास्त कर दे। नहीं बताया? अरे बोलो यार। चलिए, राजनीतिक दलों के सदस्य, अब देखो कब आयोग घोषित किया जाएगा। जैसे कोई राजनीतिक दल का सदस्य है और वो व्यक्ति मान के चलो कांग्रेस से जीतकर आया है और वो वोटिंग करने कहां चला जाए, बीजेपी, या बीजेपी से जीतकर आया, वोटिंग कहां करने लगे, कांग्रेस की तरफ, तो उसे दल बदल माना जाएगा, उसे आयोग घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई निर्दलीय सदस्य जीतकर आया है और अगर वो किसी दल की सदस्यता ले ले, जीतकर कैसा आया, तब भी उसे दल बदल माना जाएगा और उसके चुनाव को निरस्त कर दिया जाएगा। नाम निर्देशित सदस्य, ऐसे सदस्य जो नामांकित किए गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, अब उन्हें नामांकित किया गया है और नामांकित होने के बाद वो किसी दल की मान्यता ले लें तो उन्हें भी अयोग्य घोषित, 3 प्रकार से अयोग्य घोषित किया जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अब दल बदल के अभियोग्यताओं को तो निम्नलिखित मामले लागू नहीं होते। यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो जाता है, अर्थात जब 1/3 सदस्य सदन में एक नए दल का गठन कर लेते हैं, यानी एक सदस्य भी छोड़कर जाए, 2 जाए, तो दल बदल माना जाएगा। लेकिन यदि दल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही नया दल बना ले,
तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। यदि कोई पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर, उदाहरण के लिए जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष बनता है तो सदन के ही लोग उसे चुनते हैं, चुनते हैं। लेकिन जैसे ही वो अध्यक्ष बनता है वो अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देता है। क्यों त्याग देता है? भारतीय संविधान के अनुसार वो पूरे सदन का अध्यक्ष है, ना कि एक पार्टी का। अतः इस पद का गौरव बनाए रखने के लिए ये प्रथा बनाई गई है कि आप जिस पार्टी के हैं उसकी सदस्यता को आप त्याग दो, तो ऐसे में दल बदल नहीं माना जाएगा। समझ में आ रही है आप? चलिए, भारत के प्रमुख, अब इनके भैया चुनाव चिन्ह आपको रटना है। समना पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल, ये आपको रटना है। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही। समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? तो ये था भारत का निर्वाचन आयोग। कौन है? अब हमें पढ़ना है राज्य निर्वाचन आयोग। क्या पढ़ना है? और यहां से आपकी पटवारी की परीक्षा में एक टॉपिक आया है, स्थानीय स्वशासन। क्या आया है? पटवारी परीक्षा में दो चीजें आए, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसे हम अर्थव्यवस्था में पढ़ चुके हैं, और अब यहां क्या आना है? क्या आना है? हम पानी पी करके आ रहे हैं। और इसके बाद हम राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रही बात? कोई डाउट? चलिए, मेहनत बेटा आप लोग करना। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे हम उतना ज्यादा कोर्स आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? जब तक एक बार रीडिंग कर लो जल्दी से, जल्दी। अगर पानी वगैरह किसी को पीना है तो हमारे पानी पीने तक आप पानी पी लो, और अगर हवा वहां पर आए और आप निकलने लगे तो हम भगा देंगे क्लास से।
चलिए यहां देखें, स्थानीय स्वशासन अब हमें पढ़ना है। एक्चुअली पहले हम जान लें ये है क्या। स्थानीय का मतलब होता है लोकल, और शासन यानी गवर्नमेंट। अब देखिए हमारे पास गवर्नमेंट दो प्रकार की है, एक है भारत सरकार और एक है राज्य सरकार। लेकिन यदि आपके गांव में कहीं नाली नहीं है, कहीं सड़क नहीं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो इनके लिए आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो आप इसकी समस्या लेके विधानसभा तो नहीं जा सकते, और यदि आप जाएंगे भी तो वहां से निराकरण तत्काल नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक प्रावधान रखा गया कि स्थानीय सत्ता का विकेंद्रीकरण। देखिए केंद्रीकरण तो विकेंद्रीकरण क्या होता है? केंद्रीकरण का मतलब होता है जब सत्ता एक ही आदमी के हाथ में हो, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जब अलग अलग एरिया की सरकार अलग अलग हाथों में हो। सुन रहे हो? तो क्या हुआ कि यहां पर हर गांव के लिए, हर कस्बे के लिए, हर नगर के लिए उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अलग गवर्नमेंट बना दी गई। जैसे अभी आप नगर पालिका चुनाव देख रहे हो, तो पहले पार्षद, फिर अध्यक्ष, और ये मिलकर आपके दमोह शहर के लिए काम करेंगे, यानी यहां की गवर्नमेंट अलग हो गई। तो इसे कहा गया स्थानीय स्वशासन, यानी लोकल लोगों का लोकल लेवल पर शासन। समझ में आ रही बात? हालांकि इसकी प्रथा बहुत पहले राजाओं महाराजाओं ने रख दी थी, खास तौर पर चोल वंश के राजाओं ने। किस वंश के राजाओं ने? और अंग्रेजों में एक गवर्नर आया था लॉर्ड रिपिन। कौन आया था? इसने भी समस्याओं, लोकल लेवल पर समस्याओं को निपटाने के लिए लोकल लेवल पर सरपंच बनाने का प्रावधान रखा था। हालांकि उस समय ये ज्यादा चल नहीं पाया। फिर महात्मा गांधी ने इस ओर ज्यादा जोर दिया, और अंत में जब देश आजाद हो गया तो पहले प्रैक्टिकल करे गए। सुन रहे हो? और फिर इसे नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया, प्रैक्टिकल करे गए, और प्रैक्टिकल सफल होने पर इन्हें संवैधानिक दर्जा देने के लिए 2 प्रकार के संविधान संशोधन लागू किए गए। पता है ना आपको? 73वां और 74वां। 73वां और 73वां से आया ग्राम पंचायत, और 74वां से आया नगर पालिका, नगर पंचायत। चलिए देखते हैं जरा। पंचायती कार्यक्रम के पहले आया था एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या आया था? अब इन लाइनों को विशेष तौर पर सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां से आपकी पटवारी परीक्षा और साथ में एसआई परीक्षा में क्वेश्चन आना है। चलिए अब देखते हैं स्थानीय स्वशासन का आशय क्या है। गांव और जिला के शासन को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इससे आशय ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक होता है। यानी हम गांव के लोग हैं, हमारे हाथ में खुद शक्ति है। हमने कहा अपना सरपंच हम खुद बनाएंगे, हमने सरपंच बना लिया। सरपंच ने 5 साल हमारी सुविधाओं को ध्यान दिया। लोकल लेवल पर हमने एक मुखिया बना लिया, अपने गांव का एक मुखिया बना लिया, अपने नगर का एक मुखिया बना लिया। तो ये कहलाता है स्थानीय स्वशासन। वही बात है तो आपको बता दें कि संविधान ने आपको कितना बढ़िया पावर दिया कि आप अपनी सरकार खुद निर्मित करें। लेकिन लोग, आजकल के लोग या तो जाति पर, या चलिए वे अपनी स्थानीय समस्या को निराकरण स्वयं कर सकें, वह प्रशासन में निर्णायक भूमिका अदा कर सकें। यह राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ आम आदमी के सशक्तिकरण का परिचायक है। यानी ये बात बताता है कि एक आम आदमी में कितनी शक्ति है। वह अपने गांव का जो शासन है वो स्वयं चला सकता है। अब ये बातें सबको पता हो कि हमारे पास एक शक्ति है, हमारे लिए संविधान ने एक शक्ति दी है शासन चलाने की। हम इसे 1000 में ना बेचें, शराब में ना बेचें। लेकिन दिक्कत यह है कि ये चीजें हर आम नागरिक को पता नहीं है। हम इन्हें कांग्रेस और बीजेपी या किसी पार्टी के अधीन ना करें। सुन रहे हो? एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें ताकि हमारे गांव की सरकार अच्छी चलाई जा सके। चलिए स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकरण, नाम क्या आया? विकेंद्रीकरण। देखिए केंद्रीकरण का मतलब होता है सारी सत्ता एक हाथ में होना।
यानी जैसे मुख्यमंत्री के हाथ में होना या प्रधानमंत्री के हाथ में होना। लेकिन हुआ क्या, हर गांव गांव की सत्ता अलग अलग कर दी गई। गांव गांव की सत्ता, अरे क्लियर है देवी, क्या हो गया? देखें, गांव गांव की सत्ता अलग कर दी गई, तो अब क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हो गया। चलिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास। भारत में स्वशासन ऐतिहासिक पहलू, स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक ऐतिहासिक पहलू यह है, चोल साम्राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य की आयंकर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीच परिलक्षित होते हैं। यानी कभी जो चोल वंश था उस समय ऐसी चीजें दिखाई दी थी। एक 1773 के रेलवे एक्ट में तहत गांव के लिए जमींदार नियुक्त किए गए, यानी जमींदारों को वो पूरा गांव सौंप दिया गया। हालांकि इसका असर उल्टा हुआ, इससे किसान शोषित हो गए। सुन रहे हो? तो जमींदारों ने अपने पेट भर लिए, लेकिन अंग्रेजों की सोच ये थी कि भैया एक गांव का एक सरपंच, उस समय सरपंच शब्द नहीं लिया गया जमींदार। सुन रहे हो? और आगे बढ़े, लॉर्ड रिपेन ने 1882, नोट कर लेना, याद कर लेना, लॉर्ड रिपेन में स्थानीय स्वशासन संबंधी सबसे पहले आदेश जारी किए। इसलिए से भारतीय स्थानीय स्वशासन या पंचायतों का जनक माना जाता है। किसे? हाँ भाई, नहीं आ रही? ओके, अरे क्लियर है? चलिए, ये पहला अवसर स्थानीय स्वशासन निर्वाचन अस्तित्व में आया। लॉर्ड रिपेन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1919 में फिर जब भारत शासन अधिनियम आया था, दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी, स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित सूची में रखा गया था। 1935 के शासन अधिनियम के तहत इसे और व्यापक किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, अब देखो जरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब मुद्दे की बात आती है, जहां से क्वेश्चन आएंगे दोनों तरफ। एक, स्थानीय स्वशासन के पक्षधर कुछ लोग थे जो चाहते थे कि भारत में स्थानीय स्वशासन लागू, और कुछ लोग वो थे जो स्थानीय स्वशासन के विरुद्ध। अब देखना, दोनों चीजें सही थी, अपनी जगह सही थी। जैसे महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के कुछ अनुयायी चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन आए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसके विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि स्थानीय स्वशासन आए। अब प्रश्न ये उठता है कि वो क्यों नहीं चाहते थे। सबसे पहली बात तो ये थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही भांप लिया था कि जैसा अंग्रेजों के पहले समय रहा है, जो निचली जातियां हैं उनको छूत अछूत के आधार पर बांटना, उनके साथ भेदभाव करना। समझ में आ रही बात? और भविष्य में भी यदि ऐसा माहौल रहा तो लोग ऐसी जातियों को चुनाव लड़ने नहीं देंगे। पहली बात, अगर चुनाव लड़ने दिया भी गया तो उन पर एक बड़ी जातियों का वर्चस्व होगा, जैसा कि आज देखने को मिलता है। आपकी एससी सीट है, एसटी सीट है, नाम के लिए पुतला चुनाव में लड़ाया जाता है और पीछे खड़ा होता है कोई चाणक्य, और 5 साल वह केवल हस्ताक्षर कराता रहता है और कुछ नहीं। हाँ या ना? इस बात को भाप गए थे कौन? हाँ या ना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को ही भाप गए थे कि अगर छोटे से लेवल पर चुनाव कराए गए तो बड़े लोग जिनके पास पैसा है, जमीनें हैं, वही हमेशा सक्रिय रहेंगे, भले वो गांव का भला करें या ना करें, लेकिन चुनावी रूप में पैसा, शराब आदि चीजें प्रलोभन दे करके वो हमेशा चुनाव जीतते रहेंगे। और एक बहुत बड़े एरिया में चुनाव ऐसे ही होता है। हाँ या ना? अच्छा ये बताइए, अभी के जो चुनाव आपने देखे वो बिल्कुल पैसे पर आधारित हो गए। एक आदमी कह रहा हमने 19 लाख बांटे, एक कह रहा 25 लाख बांटे। इसका अर्थ यह हुआ कि गरीब आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। जबकि भारत के निर्वाचन आयोग और भारत के संविधान में क्या कहा था कि अगर आप टोटल गरीब हैं, आपके पास पैसा
नहीं है, बस आप भारत के नागरिक हैं। आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा छाप हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुद्धिमान नहीं है। बुद्धि का और पढ़े लिखे होने का मतलब अलग है। तो भारत के संविधान ने आपसे कहा कि अगर आप नहीं पढ़े लिखे ना सही, लेकिन आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप पैसे वाले नहीं है ना सही, लेकिन आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस परिपाटी को हम ही लोगों ने बदल डाला। लोगों ने 1,000 2,000 रुपए वोट बेचना शुरू कर दिया, खरीदने वालों ने खरीदना शुरू कर दिया, और अंत में आज की प्रथा क्या आ गई कि जिसके पास 50 लाख है वही गांव का सरपंच बन सकता है। तो इसी डर के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया था, और वो चीजें परिलक्षित होने लगी हैं। आज वो चीजें दिखने लगी हैं। एक बहुत जमींदार लोगों का हमेशा सरपंच बनना, उनके परिवार में ही सरपंच ही रहना, हाँ या ना, जिला पंचायत अध्यक्ष केवल उस व्यक्ति को बनने मिलना, सेल बदलो उसकी, जिसके पास पैसा है। तो ये सारी चीजें कौन भाप गए थे? डॉक्टर भीमराव, पक्का। देखें, महात्मा गांधी स्थानीय स्वराज विचार प्रतिपादक थे। मुख्य समर्थकों दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। इसके प्रखर विरोधी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब जो क्यों थे? स्थानीय स्वशासन सामंती, पुरुषवादी, जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। अच्छा, एक बात और देखना जरा, उस समय, एक मिनट, चलिए यहां देखें। देखिए पहले कितनी अच्छी व्यवस्था थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी इस मुद्दे पर एक दूसरे का हो गए विरोधी। लेकिन ना महात्मा गांधी ने अंबेडकर को देशद्रोही कहा, ना अंबेडकर ने महात्मा गांधी को देशद्रोही कहा, क्योंकि ये लोग इतने बड़े विद्वान थे, ये जानते थे कि देश के लिए तो दोनों काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी भी देश के लिए काम कर रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर भी, हाँ या ना। अंतर केवल विचारों का है, अंतर केवल, हाँ या ना। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, अगर आज का समय होता, आज, और आज आप किसी भी मत का विरोध कर दीजिए कि इसमें कमियां हैं, क्या कहेंगे आपको लोग? कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो आप बताइए, क्या ये अच्छी बात है? चलिए चेक करो उसको, तुम चाय पी के आ रहे हैं। आ रहा तू मैडम।
हो गया ठीक। ठीक है। ये फिर भी यार डाउन आ रहा है, नहीं आ रही। वहां आ गया कार्बन। थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं? हाँ, बंद करके चालू कर देना। बंद कर दो। ये क्या लाइट कनेक्शन की दिक्कत है ये पूरी। चलिए यहां देखें सारे लोग। निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व क्या थे? नीति निर्देशक तत्व हमने उन्हें कहा था जब सरकार ने, बड़ी सरकार यानी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कल्याणकारी राज्य के लिए। काय के लिए? अरे क्लियर है? तो जब सरकार के पास पर्याप्त साधन हो, सरकार सक्षम हो, तो सरकार स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत की व्यवस्था करे। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 में पढ़ा था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा जिन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाए। बढ़िया। भारत में पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां। अब क्या हुआ कि जब संविधान बना तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में यह बात आई कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करना है, और 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। हाँ है ना? जब 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया, अब धीरे धीरे करके देश हमारा सक्षम होने लगा। तो अब कैसे ग्राम पंचायतें बनाई जाएं, ग्राम पंचायतों का आकार कैसा हो, सिस्टम कैसा हो, इसके लिए जानकारी इकट्ठी करने के लिए, अनुशंसा लेने के लिए समय समय पर समितियां बनाई गई। समय समय पर क्या बनाई गई? हाँ या ना? पक्का? अरे क्लियर है? समय समय पर समितियां बनाई गई। जैसे बलवंत राय मेहता, ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, ये सबसे पहली समिति है। और भारत के अधिकांश राज्यों में जो ग्राम पंचायती शासन चल रहा है वो काय पर आधारित है? दूसरी समिति, तीसरी, आगे, हाँ या ना? इतनी समितियों ने अपनी अपनी सिफारिशें अपने अपने अनुसार दी हैं। समझ में आ रही बात? इन समितियों के एक बार नाम लिखो। कौन कौन अभी आपने एक बार सुना? थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर दो यार, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। क्योंकि देखें, रेंदु रेंदु, एक बार कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। नंबर 2 अशोक मेहता समिति।
चलिए नाम लिखे आपने। पहला क्या लिखा? हाँ या ना? नंबर 2 क्या लिखा? हाँ या ना? नंबर 3 ठीक है, और एक और लिखी होगी लास्ट में। अब आप कहोगे सर ये क्यों रटवाई? इसीलिए रटवाई क्योंकि तीनों चारों समिति के प्रावधान आपको अलग अलग रटना है कि आखिर बलवंतराय मेहता समिति ने क्या प्रावधान दिया, अशोक मेहता समिति ने, हाँ या ना? अच्छा एक बात और, अशोक मेहता और बलवंतराय मेहता में एक अंतर को आप सुनाई लो जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो अंतर ये है कि अगर हम देखें कि बलवंतराय मेहता समिति ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर 3 स्तरीय पंचायत होना चाहिए, और है भी। गांव में ग्राम पंचायत के ऊपर कई गांवों को मिला के बनाओ जनपद, तो कई गांवों की मिलाकर के जनपद पंचायत, और कई जनपद मिलाकर के, हाँ या ना? तो जिले में जिला पंचायत, फिर जनपद में जनपद पंचायत, और गांव में बीमार हो, मर गए हो, जिंदा हो, आवाज चाहिए हमको, सुन रहे हो? तो क्या कहा हमने? तीनों स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत, जबकि अशोक मेहता ने कहा था कि आप 2 स्तरीय पंचायत बनाइए। हालांकि वो समिति बाद में आई थी। ये 2 बातें आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि बलवंतराय मेहता समिति ने कैसे कहा था त्रिस्तरीय, और अशोक मेहता ने, हाँ या ना? अरे क्लियर है? ठीक। अब आपको प्रावधान याद रखना है। 4 समितियां, बलवंतराय मेहता समिति, सब लोग सामने सुनिए। सबसे पहले जब बलवंतराय मेहता समिति आई तो इसने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पहले पंचायतें नहीं आई थी, पहले क्या है? और ये बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर आए थे। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश पर क्या आया? आवाज नहीं आ रही है। लेकिन ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम ज्यादा चल नहीं पाए। याद रखिएगा, बलवंतराय मेहता समिति की स्थापना कब हुई? 1900। अरे क्लियर है? अब देखिए, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, इसी ने दिया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का हवाला, लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम फेल हो गया। और अब इनने एक नई रिपोर्ट जारी करी, और इनने क्या रिपोर्ट दी अपनी? इन्होंने कहा कि जनभागिता अगर आपको सबसे ठोस तरीके से अगर आपको करना है तो आप पंचायती राज लाइए। क्या लाना पड़ेगा? सुन रहे हो? यानी जन भागीदारी सामुदायिक विकास कार्यक्रम से नहीं आ पाएगी। समझ में आ गई बात? तो पंचायती राज के पहले क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या था? अरे क्लियर है? अच्छा एक बात और, थोड़ा सा पढ़ाई रोक करके एक बात कह रहे हैं बेटा, याद रखिएगा, ये जो जैसे संविधान हो गया, अभी हिस्ट्री रहेगा एक सब्जेक्ट, और एक रहेगा हिंदी। ये सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं, इनमें टाइम लगेगा, और टाइम के साथ साथ अगर बारीकी से पढ़ना, अगर टेस्ट निकालना है तो आपको इनको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप इन्हें टाइम नहीं देंगे तो ये चीजें खत्म तो हो जाएंगी। आपको इतना पता चलेगा कि एक बलवंतराय मेहता समिति थी और पंचायत थी, लेकिन बारीक क्वेश्चन आएंगे तो आप हैंडल नहीं कर पाओ। अगर आपको रियल तैयारी करना है तो आपको ये बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जितने लोग पुराने स्टूडेंट आप बैठे हैं, आप भरोसा रखें मुझ पर। आपको हमने सिलेबस कार्ड दिया हुआ है, आप टिक करते जाइए। एग्जाम कोई भी, आप डेली क्लास अटेंड करिए। नए बैचेस की जो हम रूटीन बनाएंगे वो रूटीन इस तरीके से बनाएंगे कि आपका नुकसान ना हो और उनका फायदा हो जाए। समझ में आ रही बात? हम तो खुद ही एक बैच के पक्षधर हैं कुल। अगर हमें कोई एक बैच मिल जाए तो हम पूरे दिन में एक ही बैच पढ़ाना चाहते हैं। सारी एफर्ट किसके लिए? एक बैच। लेकिन सच बताना, क्या बच्चे एक बैच चलने देते हैं? इसमें कमियां, अगर हमारी कोई कमी रह जा रही हो तो बताओ। मजबूरी ये है कि अगर हम आपको इतना छोटा बैच चलाएंगे तो फिर ये रूम किराया वगैरह कहां से चुकाएंगे?
लेकिन आप भरोसा रखिए, आप इसमें फितूल बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करिए। क्या होगा, नए बैच में क्या पढ़ाएंगे, आप नए बैच को दिमाग से गोली मारो। आप तो अपना टिक करते जाओ कि सर ने क्या क्या पढ़ाया। समझ में आ रही बात? नए बैच में अगर कुछ रिवीजन करने मिलता है तो वो रिवीजन भी करो, बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं हो, ठीक है? और इन चीजों को बारीकी से ही पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इनको अगर आपको ये पता नहीं चला कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, किस समिति ने अनुशंसा करी, किस समिति ने इसे समाप्त कराया, और यही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना है। समझ में आ रही बात? अरे क्लियर है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता के बाद पंचायती राज को माना, पंचायती राज की त्रिस्तरीय ढांचा बनाने की बात कही। कौन ने? अशोक मेहता, सॉरी बलवंत राय मेहता समिति ने। कौन ने? अरे क्लियर है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति यानी ब्लॉक, और जिला स्तर पर जिला परिषद। पक्का? सरकार का काम सिर्फ रहना चाहिए कितना? मार्गदर्शन, निरीक्षण, उच्च स्तर की योजना बनाने तक। यानी गांव में नालियां बनना है तो सरकार बीच में ना बोले, सरकार केवल क्या भेजे? पैसा। सुन रहा हो? संचालन का कार्य स्थानीय सुधार को सौंपने की बात कही। समिति की सिफारिश में इस बात का उल्लेख किया गया कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना, हाँ या ना? पंचायती राज संस्था प्रभारीकरण कार्यकरण करने के लिए उन्हें पर्याप्त संसाधन स्थानांतरित किए जाने और भविष्य में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात कही गई। यानी सीधी बात, बलवंत राय मेहता समिति ने यह कहा कि पंचायतें बनाओ, उन्हें पर्याप्त पैसा दो, साधन दो, और तीसरी बात शक्ति दो। समझ में आ रही बात? यानी वे अपने गांव में अपने अनुसार काम करा सकें, ऐसा पावर भी दो। बात समझ में आ रही है? यानी सत्ता का क्या करो? विकेंद्रीकरण। कोई डाउट? 57 में समिति आई, बलवंत राय मेहता समिति। इसके पहले क्या था? सामुदायिक। कहा गया अगर आपको जन भागीदारी चाहिए तो स्पष्टली क्या चाहिए पड़ेगा? क्या चाहिए पड़ेगा? हाँ या ना? पंचायती राज चाहिए पड़ेगा। तो पंचायती राज यदि लाना है तो 3 स्तर पर लाओ, ग्राम पार, जनपद पार हो, हाँ या ना? तो तीनों स्तर पर यदि पंचायती राज आएगा तो ही हम जन भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। आगे फिर क्या हुआ कि 57 में समिति बनी, 58 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने, राष्ट्रीय विकास परिषद याद आया? एक था योजना आयोग, एक था राष्ट्रीय विकास परिषद। याद आया कि नहीं आया? ने इसकी सिफारिशों को मान लिया और मानने के बाद पहला प्रयोग किया 59 में। 57 में समिति बनी, 58 में इसकी रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया, नहीं कर लिया? अरे क्लियर है? 57 में समिति आई, 58 में रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई। अब रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई तो जो तुमने रिपोर्टें दी हैं उसका प्रैक्टिकल हुआ, और प्रैक्टिकल हुआ राजस्थान का जिला नागौर, राजस्थान का जिला। अरे क्लियर है? 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर, हाँ या ना? पहली ग्राम पंचायत और पहली पंचायत व्यवस्था का गठन किया गया नागौर जिला में। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। कहां? जिला नागौर, राजस्थान का। डेट क्या थी? डेट बिल्कुल क्लियर है। 57 में बलवंत राय मेहता समिति, 58 में आई रिपोर्ट, 59 में हो गया प्रैक्टिकल। 59 में क्या हो गया? नहीं हो गया? कहा हुआ? अरे क्लियर है? वो प्रैक्टिकल सफल रहा। 59 को आंध्र प्रदेश के, अब 11 अक्टूबर 59 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में, आंध्र प्रदेश में अब पंचायत गठित हुई। अब जब ये सक्सेस हो गया तो अब इसके लिए कानून बनाना पड़ा। और कानून कब बनेगा? 73वां और
हाँ या ना? 73वां बनेगा ग्राम पंचायतों के लिए, 74वां बनेगा। अरे क्लियर है? अब अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति कब आई? 77। कब आई? अब सुन लीजिए क्यों आई। 77 के समय आपको याद हो जब अपन पढ़ रहे थे पंचवर्षीय योजनाएं, याद है? तो 77 में आकर के जनता दल की सरकार आ गई, तो इनने क्या किया, इनने फिर एक रिपोर्ट मंगवाई कि हम कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं मानेंगे, हम तो अशोक मेहता समिति बना रहे हैं। अशोक मेहता समिति कब बनी? बोलो। और इसने अपनी रिपोर्ट दी कि भैया जनपद स्तर पर कोई पंचायत नहीं होना चाहिए, सीधी गांव और सीधी जिला। सुन रहे हो? सो इनने कहा कि द्विस्तरीय पंचायत बनाओ। कैसी बनाओ? अरे क्लियर है? डेट याद रखना। 57 में आई बलवंत राय, 58 में रिपोर्ट और 59 में पहला। क्लियर है? और प्रैक्टिकल के बाद पहली पंचायत बनी आंध्र प्रदेश में, नागौर में प्रैक्टिकल हुआ, नागौर में हुआ उद्घाटन, और उद्घाटन के बाद की बात कर रहे हैं पहली पंचायत। समझ में आ गई बात? अपनी रिपोर्ट 78 में सौंपी, सुझाव दिए। पंचायत व्यवस्था द्विस्तरीय मॉडल, पहले स्तर पर मंडल पंचायत और दूसरे स्तर पर जिला परिषद अपनाने की बात कही गई। विकास पंचायत से अलग न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए, जिसका अध्यक्ष न्यायाधीश, या अलग बात, पंचायतों में चुनाव दलगत आधार पर होने। जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि पंचायतों के चुनाव पार्टी के आधार पर, हाँ या ना? जबकि अशोक मेहता क्या कह रहे? पार्टी के आधार पर होने चाहिए। लेकिन ज्यादातर बात कौन की मानी गई? बलवंत राय मेहता समिति। इसीलिए सरपंच कांग्रेस बीजेपी का नहीं होता, निर्दलीय होता है। ठीक है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना, यानी इन्हें संविधानिक दर्जा, संविधान में उल्लेख करो इनका। समझ में आ रही बात? कौन ने कहा? इनकी ये बात मानी गई। और फिर क्या लाया गया? 73वां आया ना? समझ गए? अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। यानी इनने ये भी कहा कि अगर पंचायतें चाहें तो टैक्स लगा सकती हैं। इसलिए आपने देखा होगा गांव में मेले लगते हैं तो टैक्स लिया जाता है। आपके मकानों का टैक्स पंचायतों द्वारा लिया जाता है, आपके नल के पानी का टैक्स पंचायतों द्वारा लिया जाता है ना? तो ये किसने कहा था? अशोक मेहता समिति ने कहा था कि पंचायतों को कर आधान, कराधान, कराधान मतलब कर माने टैक्स, और आधान करना यानी लगाना, पंचायतों को टैक्स लगाने का भी अधिकार होना। अरे क्लियर है? देखें, इस व्यवस्था के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु सामाजिक अनुवीक्षण होना चाहिए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव आयोजित करवाने चाहिए। समिति ने पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों का द्वारा खुलकर भाग लेने का समर्थन, यानी इनका कहना यह था अशोक मेहता समिति का कि पंचायती चुनाव में राजनीतिक दल भाग ले, यानी कांग्रेस भाग ले, बीजेपी भाग ले, और जितनी पार्टियां हैं वो भाग ले। समझ में आ रही बात? लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने इसका विरोध किया था। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि नहीं, आप पंचायती स्तर पर पार्टीगत मत लाइए। समझ में आ रही बात? सच बताइएगा, बारीकी से चीजें समझ में आ रही? पंचायतों के विघटन के बाद चुनाव 6 महीने की अवधि में हो जाने, कौन ने कहा था? और ऐसा होता भी है। तो कुछ बातें इनकी भी मानी गई। अब कौन आए? हाँ आया ना? तो आपको पहले, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप पहले बलवंत राय मेहता समिति पढ़िए, फिर पढ़िए अशोक मेहता समिति। क्या बात समझ में नहीं आ रही आप हमसे तुरंत पूछिए, जल्दी करिए।
चलिए अब देखें, समझ में आ गया होगा। देखो बड़ा अध्ययन इसी चीज का नाम है। अगर केवल हमें नाम पता है तो आप कोई एग्जाम फाइट नहीं कर पाएंगे। केवल अशोक मेहता समिति पता है, बलवंत राय मेहता समिति पता है, कुछ नहीं होने वाला। भाई बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया ये तो पता होना चाहिए। उनने क्या प्रावधान दिए, अशोक मेहता समिति ने क्या प्रावधान दिए, वो किस सन में आई है, किस सन में आई है। हाँ या ना, वो 77 में आई है अशोक मेहता समिति। अब 85 में कौन आ रहा। हाँ या ना, इनका गठन हुआ। इनका उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन के लिए संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। एक्चुअली इनका ज्यादातर पंचायत लेवल से कम, इनका ज्यादातर उद्देश्य था कि गांव से गरीबी को दूर किया जाए। गांव से गरीबी को, लेकिन गांव से गरीबी को दूर करने के लिए पंचायत सक्षम है। तो अब देखें जरा, इस समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई। योजना निर्माण में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को घातक बताते हुए योजना के विकेंद्रीकरण की बात कही गई। फिर कौन सा नाम आ गया, आवाज जोर से, अरे क्लियर है, माहौल तगड़ा बनाओ। विकेंद्रीकरण नाम आ गया। पंचायती राज में जिला परिषद को नियोजित एवं कार्यक्रम को उचित प्रबंधन का निकाय बनाया जाए। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त नामक एक पद दिया जाए, जिलाधीश दिया जाए। इन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का। देखो जरा ये आगे बात, यानी जो आज आप एससी एसटी के लिए प्रतिनिधित्व देखते हैं वो कौन ने किया, सिंघवी समिति। समझ में आ रही बात, अरे सुन रहे हो। देखें, गरीबी उन्मूलन की ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पंचायती राज से जोड़ने की बात कही गई जिससे वे अधिक केंद्रित बन सके। क्लियर है, हाँ या ना। आगे बढ़े, प्रशासनिक अधिकारियों की गुणवत्ता में भी सुधार लाने की बात कही। और यहां से अब सॉरी इसके मेरे को समिति थी, अब आती है सिंघवी समिति। सॉरी हमने नाम गलत दे दिया था, सॉरी। तो अब इसके बाद तो पहली बात, हमने बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय, उन्होंने कहा था कि दलगत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल समिति आई 57 में, प्रैक्टिकल 58 में, सॉरी रिपोर्ट 58 में, प्रैक्टिकल 59 में, 77 में आई अशोक मेहता, 2 स्तरीय पंचायत लेकर आई। हाँ या ना। और सबसे बड़ा समर्थन किया इसने कि पार्टीगत होना चाहिए। पक्का नहीं कहा था, अरे कहा था। आगे बढ़े तो अब आगे सिंघवी समिति में पढ़ना है। विकेंद्रीकरण व्यवस्था पर पुनः जोर देते हुए 86 में राजीव गांधी सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। एक बात तय है, 86 में राजीव गांधी सरकार द्वारा, किसके द्वारा, इसने क्या सुझाव दिए, त्रिस्तरीय ग्राम खंड जिला पंचायतों का गठन किया जाए, मतलब बलवंत राय मेहता समिति द्वारा कहा। आगे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना, ये बात कहां से आ गई, ये बात आ गई अशोक मेहता समिति। ये बात कौन ने कही थी, नहीं कही थी, अरे क्लियर है। आगे बढ़े, दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनाव में नहीं अपनाना, ये बात कौन किया गई, बलवंत राय। हाँ या ना, ये बात उसकी ले ली इसने, अरे क्लियर है। और आगे बढ़े, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। हाँ, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार दिया जाना। अब आगे बात समझ में, एक राज्य वित्त आयोग का गठन करो जो सरकार को सलाह देगा कि सरकार इतना पैसा पंचायतों में भेजे। हमने 2 प्रकार के वित्त आयोग बताए थे। एक वित्त आयोग बताया भारत का वित्त आयोग, क्या बताया है, अरे क्लियर है। एक बताया है भारत का वित्त आयोग, पक्का, क्या बताया है, जिसका काम है करों का बंटवारा करना, काय में केंद्र में और राज्य। लेकिन एक हम पढ़ा रहे हैं आपको, कौन सा, इसका निर्माण करता है कौन, राज्यपाल। कौन करता है, और इसका काम है सरकार द्वारा
पंचायतों में पैसा भिजवाने की सिफारिश करना। समझ में आ रही बात? यह है राज्य वित्त आयोग। क्या है? और इसके गठन की सिफारिश कौन ने करी? कौन ने? हाँ ना, सिंघवी समिति ने। इसलिए कुछ बातें ले ली बलवंतराव मेहता समिति की, कुछ बातें ले ली और सिंघवी समिति ने कहा कि नहीं, यहां दलगत चुनाव नहीं होने, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना होना चाहिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, अब जब ये सब हो गया तो अब तीनों ने कहा था, बलवंतराव मेहता ने भी कहा था कि संवैधानिक दर्जा दो, अशोक मेहता ने तो कहा ही था, और फिर हाँ है ना, इसलिए अब ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक 73वां संविधान संशोधन आया। कब आया? 1952, और ये पारित होते होते आ गया 1993। क्या आ गया? इसलिए कहा जाता है 1992-13। ओके, देखो 73वां संविधान संशोधन 1992, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। अब याद रखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कौन था? पीवी नरसिम्हा। पक्का? विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। समझ में आ रही बात? फाइनली कब हस्ताक्षर हो गए? 24 हो गए। नहीं आ रही बात समझे? अतः 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता? आवाज नहीं आ रही है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस। क्या? अरे क्लियर है? राष्ट्रीय मनाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अब देखो 73वां पढ़ रहे, 73वां यानी गांव की पंचायत। अभी 74वां नहीं पढ़ रहे, क्योंकि 74वां भी अलग है, 74वां में है नगर पंचायत। समझ में आ गई बात? 73वां संविधान संशोधन भाग 9 में जोड़ा गया। मूल संविधान भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था बंदों की चर्चा आई थी। भाग 9 में पंचायतें, ये सब अपन पढ़ चुके हैं जब अपन संविधान पढ़ रहे थे। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखो अनुसूचियों में देखा जाए तो 11वीं और 12वीं में क्या है? नगर पंचायतें नहीं है, तो भाग 9 अनुसूची 11, अनुसूची बस। देखो 29 विषय दिए गए थे। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन में क्या क्या रखा गया? पंचायती स्थानीय स्वशासन से है, पंचायती राज से संबंधित है, शामिल उपबंध क्या है? पंचायत, ग्राम सभा। अच्छा, एक बात और, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पंचायत तो सबको पता है, अभी चुनाव हुए सबको पता है कि एक गांव, अब पंचायतों में क्या होता है, जैसे एक जिला है, छोटे छोटे कई गांव हैं, इन गांवों से मिलकर बन गया ब्लॉक। सो ऐसे हो गए 6-7 ब्लॉक। सो पहले गांव की पंचायत, फिर एक ब्लॉक की पंचायत, फिर हर ब्लॉक सब मिलकर जिला पंचायत। हाँ है ना? अब गांव की पंचायत, अब इसे मान लो एक गांव, गांव को बांट दिया हमने वार्डों में, 1 वार्ड, 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड, ऐसे ऐसे लगभग 10 से 20 वार्ड। गांव छोटा है तो 10 वार्ड, बड़ा है तो 20 वार्ड। हाँ है ना? हर वार्ड से चुना जाएगा एक पंच। क्या? एक पंच चुना जाएगा और पूरा गांव सीधा वोट देगा, सो चुना जाएगा सरपंच। गांव का मुखिया कौन होगा? सरपंच। इन पंचों में से ही जिसके पास बहुमत होगा वो बनेगा उप सरपंच। क्या बनेगा? उप सरपंच का काम देखो उपराष्ट्रपति जैसा ही है। अगर ये मर जाए, इस्तीफा दे दे, अचानक सीट खाली हो जाए, तो उप सरपंच काम करेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा। अरे क्लियर है? अच्छा, अब संबंधित, अब आती है ग्राम सभा। ये क्या है?
ये गांव की सबसे बड़ी संसद है। अब ये जो पंच है ना और ये सरपंच, जैसे आपने पढ़ा था ना मंत्रिमंडल, कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल नहीं पढ़ा था, ऐसे ही पूरा गांव, गांव में कौन जो एडल्ट लोग हैं जो 18 के हो गए, जिनका नाम मतदाता सूची में है, वो सारे लोग एक सभा का आयोजन करेंगे। ये कहलाएगी ग्राम सभा। संसद लग गई। और विधायक कौन है? गांव के सारे लोग। जवाब किसको देना पड़ेगा? सरपंच को। और इसका सरकारी अधिकारी कौन है? सचिव। अब इसके पास इतने पावर हैं जितनी लोकसभा के, कि आप हमें जवाब दो, और यदि जैसा वहां हो रहा था ना कि तुम जवाब नहीं दे पाए तो अविश्वास प्रस्ताव। क्या? अगर यहां जवाब नहीं दे पाए तो 2/3 से सरपंच अलग। नहीं आ रही बात समझ में? अगर आप जवाब नहीं दे पाए और अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो 2/3 से अगर ये प्रस्ताव आ गया तो सरपंच को अपना पद त्यागना पड़े। लेकिन दिक्कत क्या है? इनको पता ही नहीं है। दिक्कत यह है कि इनको पता नहीं है। कम से कम 4 आम सभाएं, वैसे तो हर काम पर सभा हो सकती है, लेकिन कम से कम 4 का प्रावधान है साल भर में। सो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? चट्टे बट्टे रजिस्टर भिजवा देते हैं, घर घर का करा लेते हैं साइन, काम हो गया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांव में एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है डरपोकों की, कि हमें क्या करने, हमें क्या करने, हमें कोई लेना देना नहीं है, भैया दस्तखत करो और फ्री हो। इसी कारण इन जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है और हमारा जो विकास नहीं हो पाता है, गांव में जो स्कूल नहीं आ पाते हैं। ध्यान रखना, ये जो जमींदार लोग बैठते हैं ना, पुराने जमींदार, आपने गांव में सुना होगा, सुना है? कई गांव में आज भी प्रथा है, पुराना जमींदार ही तय करेगा सरपंच कौन होगा। सुना? कभी नहीं सुना? भैया हमारे यहाँ के लंबरदार हैं, भी फलानियों खड़ो करे हैं, पूरी समाज उन तरफ भी वोट दे रही। सुना होगा यार, गांव देहातों में बातें ज्यादा होती हैं। ये लोग कभी नहीं याद चाहते कि लोग पढ़े लिखे हों। इनके बच्चे बाहर पढ़ेंगे, विदेश जाएंगे पढ़ने, इनके बच्चे विदेश जाएंगे, भोपाल जाएंगे, इंदौर जाएंगे, बाहर जाएंगे, लेकिन ये अपने ही गांव में कभी अच्छा स्कूल नहीं खोलने देंगे। अब आप कहोगे क्यों? जिस दिन इनके गांव में अच्छे स्कूल हो गए ना, इन्हें लेबर और गुलाम मिलना बंद हो जाएंगे। इसलिए ये केवल नाटक करते हैं। ये नाटक करते हैं कि हम व्यवस्थाएं कराएंगे, जबकि ये कभी चाहते नहीं कि गांव में व्यवस्था हो। अगर गांव में व्यवस्था हो गई तो इनके गुलाम और इनको मिलने वाली लेबर बुंदेलखंडी में कहीं हरवाए कम हो जाएंगे और इनकी बादशाहत कम हो जाएगी। और इसीलिए संविधान ने आपको एक अधिकार दिया है, वोटिंग का अधिकार। हमेशा सही करना चाहिए। इन खानदानी लोगों को कभी नहीं चुनना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग नहीं जानते हैं, गलतियां करते हैं, बाद में इसी नरक में घिरे रहते हैं। आपके गांव में सड़कें नहीं जाती, आपके गांव में स्कूल नहीं जाते, आपके गांव में अस्पताल नहीं पहुंच पाते। ये सरपंची को समझते हैं सेवा नहीं, प्रतिष्ठा। जबकि सरपंची या कोई भी पद एक सेवा का पद है। 5 साल आपको जनता ही करना है, सेवा। लेकिन ये लोग समझते हैं कि नहीं, वो प्रतिष्ठा का पद है और हम सरपंच माने गांव में सबसे प्रतिष्ठित आदमी हम ही। लोगों को लगे कि हम प्रतिष्ठित हैं, काम करें चाहे ना। तो ये सारी चीजें अब आपको ग्राम सभा समझ में आ गई है कि ग्राम सभा का पावर क्या है और ग्राम सभा के सदस्य कौन है। ग्राम सभा का हर वो आदमी जिसका वोटर लिस्ट में नाम, वो ग्राम सभा है। इसके पावर क्या है, ये सरपंच से पूछ सकता है कितना खर्चा आया, क्यों आया, इतना क्यों नहीं आया, ये सारी बातें पूछ सकता है। और जवाब ना मिलने पर 2/3 से इसे हटाने का प्रस्ताव ला सकता। ठीक है?
कुछ पूछना किसी को? पूछना है? पंचायत पता है, सबको पता, ग्राम सभा हम बता चुके। ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय नहीं है, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित गांव या गांव का समूह है जिसके अंतर्गत ये सभी सदस्य आते हैं वहां की मतदाता सूची में शामिल। समझ गए? पंचायतों का गठन 20 लाख से, राज्यों की जनसंख्या यदि 20 लाख से अधिक होगी वहां पंचायतों के 3 स्तर होंगे। फिर वही बात, अब ये चीजें हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि इनमें और बारीकियां हैं। खंड ब्लॉक स्तर पर कौन सरपंच बनेगा, क्योंकि अब आप बोर हो चुके होंगे, इनको और बारीकी से भी हमें पढ़ना है। तो इसका एक चैप्टर होगा कल खत्म। समझ में आ रही बात? अच्छा भैया सुने, रविवार को रिजल्ट आ जाएगा अपने यहाँ के चुनाव का। सोमवार से हम आपकी क्लास और तेजी से कर देंगे। हम फिर आपको बता दें, आप नए बैच का फितूल नहीं पालिएगा। आपका जो 1.5 घंटा रहेगा वो 1.5 घंटा सेपरेटली आपके लिए मैथ्स का है। आपकी मैथ्स का 1.5 घंटा, सवा घंटा आपकी मैथ्स का है। इसके बाद में जीके, जो नया बैच भी लगेगा उनके लिए कॉमन वो जीके पढ़ाया जाएगा जो आपका अगला आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ाना है तो वो लोग नई हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा देंगे हम केवल काय के लिए, मैथ्स के लिए। तो वो आपके लिए फायदेजनक है। अगर आप चाहें तो 1 घंटा क्लास में और बैठिए और जो लेसन पिछले आप भूल चुके हैं उन्हें क्या करते जाइए, रिवाइज। यहां से गणित बढ़ती जाएगी आपकी आगे। अब आपको बार बार नहीं पूछना है कि सर आप फिर से नया कोर्स कराएंगे क्या। कोई नया कोर्स नहीं, आपका कोर्स जैसा चल रहा था वैसे ही आगे चलेगा। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट? यहां से हम पढ़ेंगे कल। अब निकालिए आप गणित। जी बताओ, पूछे, हाथ ऊपर कर रहे थे आप, गणित निकालिए जल्दी से। थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए।